तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेविल्स इनोसेंट लव इस लव स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी यह स्टोरी। डेविल्स इनोसेंट लव एपिसोड 1। पनिशमेंट। मुंबई सिंघानिया पैलेस महल की तरह दिखने वाला ये 5 मंजिला बंगला मुंबई के फेमस बिजनेसमैन महेंद्र सिंघानिया के डैड मदन लाल सिंघानिया ने बनवाया था। उन्होंने बड़े ही प्यार से इस बंगले का नाम सिंघानिया पैलेस रखा था। मदन लाल सिंघानिया ने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस बंगले में लगा दी थी। वो चाहते थे उनकी आने वाली 7 पुश्तें इसी बंगले में अपना जीवन बिताए। अपने जीवन के आखिरी समय में इस बात का जिक्र करते हुए अपने बेटे महेंद्र सिंघानिया से वादा लिया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। महेंद्र सिंघानिया की 3 संतान हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। वादे के मुताबिक महेंद्र सिंघानिया ने अपने तीनों बच्चों को अपने डैड के बंगले का महत्व बताया और अपने पिता की ही तरह उन्होंने भी अपने दोनों बेटे से यह वादा लिया। आज 40 साल बाद महेंद्र सिंघानिया बूढ़े हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी थी और अब उन्होंने अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटे रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया को सौंप दी और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों को अपने पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी बिताने लगे थे। जून का महीना शुरू हो चुका था। सभी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। महेंद्र जी की बेटी भी अपने दोनों बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने सिंघानिया पैलेस आई हुई थी। दोपहर का समय हो रहा था। सभी बूढ़े जवान और बच्चे एक साथ लिविंग रूम में बैठकर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं 2nd फ्लोर के एक कमरे की सारी लाइट्स और खिड़कियां बंद थी, जिस वजह से दोपहर के समय में भी उस कमरे में काफी अंधेरा था। स्टडी टेबल पर कंप्यूटर ऑन था और उसके सामने एक 13 साल का लड़का बैठा था। उसने अपने चेहरे पर एक डेविल मार्क्स पहना था। मार्क्स का रंग लाल था और उसकी बड़ी बड़ी सींगें थी। वो 13 साल का लड़का एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। स्क्रीन पर एक आदमी दुनिया के सबसे खतरनाक इल्लीगल वेपन को शो करते हुए उनकी प्राइस के साथ उस वेपन की सारी खूबियां बता रहा था। उसने एक शॉटगन की तरह दिखने वाला एक वेपन लिया और उसके बारे एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा, इस वेपन की सबसे खास बात यह है कि इस वेपन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फीट है। इसे आसानी से छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसे दुनिया के सभी बड़े देखो कि आर्मी ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहती है और वो इस वेपन को पाने के लिए दुगनी रकम देने को भी तैयार है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस वेपन की क्वांटिटी अभी लिमिटेड है। सभी लोग उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उस आदमी ने एक एक करके उस वेपन की सारी खूबियां और डिमांड के बारे में बता दिया। सब कुछ जानने के बाद मीटिंग अटेंड कर रहे सभी मेंबर ने अपने अपने मन में उस वेपन को खरीदने का प्लान बना लिया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा वो लड़का इस समय अपनी चेयर को बार बार लेफ्ट टू राइट टर्न कर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन मार्क्स से ढके हुए थे, लेकिन उसके बॉडी की मूवमेंट को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि वो भी उस वेपन की प्राइस जानने को काफी उत्सुक है। इससे पहले वो आदमी उस वेपन का प्राइस बताता कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और उस लड़के ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। वो खड़ा हुआ और उसने रूम की लाइट ऑन की। उसकी नज़र सामने खड़े उसी के हमउम्र के लड़के पर टिक गई और उसने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसने अभी भी अपने चेहरे से मार्क्स नहीं उतारा था, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़के के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सामने वाले लड़के ने थूक निगला और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, तत तुम अभी वो सब लोग, हथियार और वो आदमी जिससे तुम बातें कर रहे थे, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक है। पिछले हफ्ते ही मैंने उसकी फोटो न्यूज़ में देखी थी। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। अपने साथ साथ तुमने मुझे और पूरी फैमिली को भी मुसीबत में डाल दिया है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो वो हम सबको अरेस्ट कर लेगी। अगर उन्हें नहीं भी पता चला तो वो आतंकवादी तुम्हारे साथ हम सबको जान से मार देगा। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मैं अभी जाकर सबको इस बारे में बता देता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही
वो लड़का दरवाजे की तरफ जाने लगा कि तभी उसके सामने मार्क्स पहला लड़का आ गया। उसने अपना मार्क्स उतारकर नीचे फेंक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, समझे तुम? ये कहते हुए उस लड़के के चेहरे के साथ उसके कान भी लाल हो चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोनों लड़के दिखने में काफी हद तक एक जैसे थे। उम्र, हाइट, रंग और चेहरे की बनावट सब लगभग एक जैसी ही थी। अगर कुछ अलग था तो उस दोनों का ऑरा और उनकी आंखें। देखने से साफ पता चल रहा था दोनों ट्विंस हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम अलग थी। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, गलती नहीं बल्कि जुर्म किया है। तुम आतंकवादियों से बात करते हो, तुम्हें पता भी है ये इल्लीगल है और खतरनाक भी। इसके बावजूद तुम चाहते हो मैं इस बारे में घरवालों से छुपाने में तुम्हारी हेल्प करूं। दूसरे लड़के ने अपनी बात कही। इस पर पहले लड़के ने बड़ी की बेबाकी से उनके बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो कुछ भी तुमने अभी चोरों की तरह छुपकर इस कमरे में होते हुए देखा और सुना, वो सब इस कमरे से बाहर जाने से पहले भूल जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुमने कुछ देखा ही ना हो। यह सुनकर दूसरे लड़के ने थोड़ी हैरानी और गुस्से से कहा, व्हाट? तुम पागल हो? मैं यह सब कैसे भूल सकता हूं, वो भी ये जानते हुए कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। ये सब सुनकर पहले लड़के का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने दूसरे लड़के को धमकी देते हुए कहा, किसी को कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम यह सब भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर दूसरे लड़के ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो। पहले लड़के को समझ आ गया था कि अब बातों से बात नहीं बनने वाली। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और कुछ ही पल में कमरे में एक चीख के सता कुछ गिरने की तेज आवाज आई। दूसरा लड़का फर्श पर गिरा था। उसके होठों के कोनों के खून निकल रहा था और उसके आसपास फ्लावर वॉश के टुकड़ों के साथ ही और भी चीजें उस लड़के की टकराने से गिरकर टूट चुकी थी। इससे पहले वो समझ पता उसके साथ क्या हुआ है, पहला लड़का उसके पास गया और उसने उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तू मेरा सगा भाई है, इसीलिए मैं तेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तू बार बार मेरे रास्ते में टांग अड़ाता रहे और मैं कुछ न करूं। अभी जो हुआ वो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आगे से तू कभी भी मेरे कमरे में नजर आया तो जिस आतंकवादी की तू बात कर रहा है ना, उसी के पास तुझे भेज दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से जोर की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर महेंद्र, उनके दोनों बेटे रघुवेंद्र और देवेंद्र के साथ उनकी पत्नियां और बाकी के घर वाले खड़े थे। कुछ देर पहले एक फीमेल सर्वेंट कमरे के बाहर से गुजर रही थी। उसने जब अंदर दोनों भाइयों को बहस करते सुना तो उसने जाकर ये बात सबको बता दी। दोनों भाइयों में शुरू से ही नहीं पटती थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब दोनों भाई की आपस में लड़ाई या बहस न हो। यही सोचकर सभी लोग ऊपर आ रहे थे कि कमरे में कुछ गिरने की तेज आवाज के साथ एक चीख कमरे के बाहर तक गूंज उठी थी। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान थे। रघुवेंद्र जी गुस्से से बोले, अरसत, ये क्या बदतमीजी है? अर्थव तुम्हारा बड़ा भाई है, अभी के अभी उसका कॉलर छोड़ो। यह सुनकर अरसत ने एक नज़र अर्थव को देखा। उसके चेहरे पर डर और दर्द देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने अर्थव का कॉलर छोड़ दिया। जब वो अर्थव से दूर हुआ तब जाकर सभी की नज़र अर्थव के चेहरे पर गई। अर्थव के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था। ये देखते ही अर्थव की माँ मीनाक्षी जी उसके पास गई और उसके अपने सीने से लगाकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अर्थव, मेरा बेटा। और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्थव ने हाथ ऊपर करके मीनाक्षी जी के आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा, माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। आप प्लीज अरसत को मत डांटना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं ही बिना पूछे उसके कमरे में आ गया था।
ये कहते हुए अर्थव ने वार्निंग लुक के साथ अरसद को देखा। अरसद भी उसे ही देख रहा था। वो समझ चुका था अर्थव ने जानबूझकर उसका नाम लिया ताकि सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए और वो सबकी सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन इन सबसे अरसद को फर्क नहीं पड़ा और वो वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी कमरे में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। दूसरे ही पल अरसद फर्श पर था। उसने अपने चेहरे के लेफ्ट साइड को अपने हाथों से सहलाया और सामने खड़े लंबे चौड़े रघुवेंद्र जी को देखा। ये उसके पिता थे जो बिना सोचे समझे फैसला किया करते थे। ऐसा अरसद को लगता था आज और अभी से इस घर कोई भी सदस्य इस लड़के से बात नहीं करेगा। आज से पूरे 1 महीने तक यह लड़का सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा। इसकी यही सजा है। महेंद्र जी के सिवा सिंघानिया परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो रघुवेंद्र जी बातों को काट सके। रघुवेंद्र जी ने अरसद की सजा का फरमान जारी कर दिया था और उस कमरे से जा चुके थे। उसके साथ बाकी के मेंबर भी उस कमरे से जा चुके थे। अब बस अरसद, अर्थव और मीनाक्षी जी कमरे में मौजूद थी। मीनाक्षी जी ने देखा अरसद का गाल भी अर्थव की तरह लाल हो चुका था। वो उठी और अरसद के पास जाने लगी कि तभी अरसद अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोला, क्या आपने अपने पति का बात नहीं सुनी या फिर बेटे की ममता पति के कहे शब्दों पर भारी पड़ रही है? इस पर मीनाक्षी जी थोड़ी गुस्सा करते हुए बोली, अरसद, वो तुम्हारे डैड है, तुम उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कैसे कर सकते हो? मॉम यार प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाना। आप एक काम करो, अपने इस बड़े बेटे को लेकर जल्दी से यहां से चली जाओ। कहते हुए उसने गुस्से से एक नजर अर्थव को देखा। इस वक्त अर्थव के चेहरे पर इस वक्त जंग जीतने वाली स्माइल थी। अरसद ने उसे इग्नोर किया और वॉशरूम में चला गया। वहीं मीनाक्षी जी अपने दोनों बेटे को देख रही थी। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। अरसद अर्थव से 15 मिनट छोटा था। जितना सीधा और संस्कारी अर्थव था, अरसद उतना ही बदमाश और बेशरम। वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, जिस वजह से रघुवेंद्र की नजरों में सिर्फ उनका बड़ा बेटा अर्थव ही सिंघानिया परिवार का वारिस बनने के लायक था। और ये बात उन्होंने डिनर के वक्त सबसे कही थी, उस अव्वा का वारिस बनने के लायक था। और ये बात उन्होंने डिनर के वक्त सबसे कही थी। उस वक्त अरसद को बहुत गुस्सा आया था और तब से ही अर्थव के प्रति उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा सभी को था, पर कोई भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। एपिसोड 2। फर्स्ट किस शाम के करीब 5 बज रहे थे। अरसद एक सर्वेंट के पीछे पीछे चल रहा था। उसने एक बैग पकड़ा था जिसमें उसने अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान पैक किए थे। बैग काफी भारी था, जिस वजह से उसके हाथों में दर्द हो गया था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे सर्वेंट क्वार्टर ले जा रहे हो या दूसरी दुनिया में? अरसद की आवाज सुनते ही वो नौकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरसद उसे ही गुस्से से घूर रहा था। सिंघानिया फैमिली के साथ साथ सभी सर्वेंट भी अरसद के गुस्से के बारे में जानते थे। हालांकि अभी तक अरसद ने किसी सर्वेंट के साथ बदतमीजी नहीं की थी। सर्वेंट की उम्र 40 के आसपास थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अरसद बाबा, हम पहुंचने ही वाले हैं, बस हमें सामने से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये बैग भी ले ले, मैं काफी थक गया हूं और मेरे हाथ भी दर्द होने लगा है। जेस। अरसद ने सर्वेंट की बातों को बीच में ही रोककर अपना ऑर्डर सुना दिया। उसकी बात सुनकर नौकर कभी अरसद को देखता तो कभी बैग को। पैलेस से बाहर आने से पहले ही रघुवेंद्र जी ने सभी नौकर को अरसद की मदद करने से मना कर दिया था। अब नौकर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अरसद उस पर भड़कते हुए बोला, मुझे इस धूप में जलाकर मारने का इरादा है तुम्हारा? इस पर नौकर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं भला ऐसा कैसे सोच सकता हूं? तो क्या तुम यहां रुककर एरोप्लेन के आने का वेट कर रहे हो? यह सुन नौकर ने शर्म से सिर झुका लिया। तो अरसद ने कहा, हमें आज ही सर्वेंट क्वार्टर पहुंचना है, वो भी पैदल चलकर। तुम्हारे सिर झुकाकर खड़े रहने से हम वहां नहीं पहुंच सकते। बैग उठाओ और जल्दी चलो। इतना सब कुछ सुनने के बाद नौकर ने आगे कुछ नहीं सोचा। उसने बैग लिया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा।
पैलेस को बने 50 साल हो चुके थे। जिस समय पैलेस बना था उस समय पैलेस से दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मदन लाल सिंघानिया ने कई एकड़ जमीन सस्ते में ले ली थी। पैलेस के सामने बड़ा सा गार्डन और पूल था और पैलेस के पीछे 200 से भी ज्यादा कार पार्किंग के लिए पूरा इंतजाम था। ज्यादातर विला और बंगले में सर्वेंट क्वार्टर उसी से अटैच होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग था। कुल मिला जुलाकर पैलेस से सर्वेंट क्वार्टर जाने में 5 से 7 मिनट लगते थे। आज से पहले अरशद या उसके भाई बहन में से किसी ने सर्वेंट क्वार्टर नहीं देखा था। भारी बैग और धूप के साथ ये 5 मिनट का रास्ता भी अरशद के लिए 5 किलोमीटर जैसा लग रहा था। सर्वेंट क्वार्टर में अरशद को एक छोटा सा रूम दिया गया था, जो उसके कमरे से बहुत छोटा था। कमरे में एक 3 बाई 6 का एक बेड और उसके साथ एक थोड़ा सा बक्सा, एक टेबल, एक चेयर, एक बाल्टी और ऊपर छत की दीवार पर एक फैन लगा हुआ था। सर्वेंट ने बैग को टेबल पर रखने के बाद अरशद से कहा, अरशद बाबा, वॉशरूम बाहर से लेफ्ट साइड में है। अब मैं जाता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे या किसी और सर्वेंट से हेल्प मदद ले लीजिएगा। इतना बोल बिना अरशद का जवाब सुने वो सर्वेंट वहां से भाग गया। अरशद पूरे कमरे को अपनी तीखी नजरों से स्कैन कर रहा था। दीवारों पर कई साल से पेंट नहीं हुआ था, जिस वजह से कई जगह का पेंट सीलन की वजह से निकल चुका था। बेडशीट भी काफी गंदी और पुरानी लग रही थी। अरशद ने सबसे पहले बेडशीट को हटाकर नीचे फेंक दिया। उसने बैग खोला और उसमें से एक नई बेडशीट निकालकर बिछा दी। फिर उसने झाड़ू लिया और अच्छे से पूरे कमरे को साफ किया। उसने अपने बैग को देखा और उसकी नज़र बक्से पर गई। ऊपर से बक्से पर काफी धूल जमा हुआ था। उसने पुरानी बेडशीट उठाई और उसी से पूरा बक्से को क्लीन किया। इतना करने के बाद भी वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था। फाइनली अरशद ने दरवाजे के पास रखी बाल्टी ली और कमरे से बाहर आ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। नौकर की बात को याद करते हुए वो लेफ्ट साइड जाने लगा। एक 7 साल की बेहद सुंदर और मासूम सी लड़की, जिसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, वहां लगे फूलों पर बैठ रही तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आह आह आह, पकड़ लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? वो बच्ची अपने हाथ में पकड़ी तितली को देखकर काफी खुश हो गई थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, उसे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती। अगर तुम्हें उसकी बात सुननी है तो तुम्हें भी बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही सुंदर सा लड़का खड़ा था। अरे अरे, संभालो, वो उड़ जाएगी। अरशद की बात सुनकर उस लड़की ने अपने हाथों को देखा। उसका हाथ खाली था। ये देखकर वो उदास हो गई। उसका उदास चेहरा देख अरशद उसके पास आते हुए बोला, तुम उदास क्यों हो रही हो? एक काम करो, फिर से दूसरी बटरफ्लाई पकड़ लो। चलो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूं। इस पर उस लड़की ने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं तुम नहीं, मैं अकेले ही पकड़ लूंगी। यह कहते हुए उस लड़की ने सिर झुका लिया था। अरशद उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम्हारा स्कूल में कोई दोस्त है? अरशद ने पूछा। उस लड़की ने सिर उठाकर अरशद को देखा, फिर नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, मैं स्कूल नहीं जाती। यह सुनकर हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए अरशद ने उससे पूछा, व्हाट, तुम स्कूल नहीं जाती? लेकिन क्यों? इस बार उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। अचानक से अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीरियस टोन में कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई और स्कूल नहीं जाती। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो, मैं अभी उनकी क्लास लेता हूँ। कहते हुए अरशद उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाने लगा कि तभी एक औरत वहां आते हुए बोली, अनन्या। उस लड़की ने अरशद के हाथों पर जोर से काट लिया और जाकर उस औरत के पीछे छुप गई। अरशद ने दर्द महसूस होते ही अनन्या का हाथ छोड़ दिया था। वही वो औरत यह देखकर काफी डर गई थी। उसने अरशद से माफी मांगते हुए कहा, अरशद बाबा, इसे माफ कर दीजिए। ये बच्ची है, आगे से मैं इसे घर में ही बंद करके रखूंगी और आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप इसे कुछ मत करिएगा। अनन्या की हरकत से अरशद थोड़ा नाराज जरूर हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की मां की बात सुनी तो वो खुश हो गया।
लेकिन ये खुशी सामने वाले को पता नहीं लगने दी। उसने उसी कठोर एक्सप्रेशन के साथ कहा, ठीक है, मैं इसकी गलती माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? अनन्या की मां ने अरसद के कहे शब्दों को दोहराया। अरसद ने कहा, दिस नेस्ट। हाँ, शर्तें। मेरी पहली शर्त है, आज से 1 महीने तक आप मेरी कामों में हेल्प करेंगी बिना किसी को पता लगे। मेरी दूसरी शर्त है। ये कहते हुए अरसद रुका और फिर कहा, आप आन्या, मेरा मतलब अनन्या का एडमिशन स्कूल में कराएंगी। बताइए, आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? सोच समझकर फैसला कीजिएगा। आपके इस एक फैसले पर आपकी लाइफ टिकी हुई है। अनन्या की मां अरसद के कहे शब्दों का मतलब समझ गई थी। अब अरसद की बात मानने के सिवा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी शर्त मानती हूं, पर क्या? अरसद ने पूछा। तो अनन्या की मां ने कहा, अनन्या 7 साल की है, ये कभी स्कूल नहीं गई। मैं भी अनपढ़ हूं, इसे कुछ सिखा नहीं पाई। ऐसे में इसका एडमिशन हो पाना, उसकी चिंता आप मत करिए। आप बस अपने पहले शर्त को पूरा करने की कोशिश करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कहते हुए उसने अनन्या की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी मां के पीछे से झांक कर उसे देख रही थी। तुम कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मेरे पास पढ़ने आओगी। कहते हुए अरसद खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अनन्या अपनी मां से बोली, मां, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे स्कूल भी नहीं जाना। इस पर उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर किसी को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। तू बहुत किस्मत वाली है। मैंने सुना है अरसद बाबा बहुत समझदार है। अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आते हैं। वो जो भी पढ़ाए, मन लगाकर पढ़ना और उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना। कुछ सोचते हुए अनन्या ने कहा, मैंने उसे अभी काट लिया था। अगर उसने मुझे अकेले में मारा, तब मैं क्या करूंगी? ये सुनकर उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। तो अनन्या ने कहा, सच्ची? इस पर उसकी मां ने हां में सिर हिलाया तो अनन्या खुश होकर उस तरफ देखने लगी, जिस तरफ कुछ देर पहले अरसद गया था। रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सिंघानिया पैलेस से कोई भी अरसद को देखने नहीं आया। बस उसका 3 टाइम का खाना टाइम से उसके पास भेज दिया गया था। अरसद लंच कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे पर है। उसे अनन्या का ख्याल आया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने डोर ओपन किया और सामने अनन्या अपने हाथों में एक थैला लिए खड़ी थी। उसने ब्लू कलर का सिंपल फ्रॉक पहना था और उसके बालों की 2 चोटियां बनी थीं। आंखों पर मोटे लेयर का काजल लगा था। इससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरसद ने आसपास देखते हुए उससे पूछा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो अनन्या ने सिर झुकाए ही जवाब दिया, वो थोड़ी देर पहले काम पर चली गई। ओके, अंदर आ जाओ। ये सुनकर अनन्या ने अंदर देखा। फिर वो अपने स्लीपर उतारने लगी कि अरसद ने उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसने दरवाजा बंद किया और अनन्या को बेड के पास लाकर बोला, यहां बैठकर अपनी किताबें निकालो, तब तक मैं अपना लंच फिनिश्ड कर लेता हूं। अनन्या आराम से पैर फोल्ड करके बेड पर बैठ गई। उसने थैले में से एक कॉपी और पेन निकाला और अरसद को खाते हुए देखने लगी। जो खाना अरसद खा रहा था वो काफी टेस्टी लग रहा था। अनन्या सिंपल खाना ही खाती थी और अभी अरसद के खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसे अपनी तरफ देखता देख अरसद ने पूछ लिया, तुम्हें भूख लगी है? इस पर अनन्या ने जल्दी से न में सिर हिला दिया। अरसद ने उसकी आंखों में लालसा देख ली थी। उसने उसे अपने पास बुलाया और खाने का एक निवाला जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। अनन्या को वो खाना बहुत पसंद आया। वो वहीं खड़ी रही। अब अरसद खुद खाता और उसे भी खिलाता। इस बीच अनन्या की नज़र टेबल पर रखे चॉकलेट पर टिकी हुई थी, जो अरसद के लंच के साथ आया था। बड़े लोग अक्सर लंच और डिनर के बाद डिज़र्ट खाना पसंद करते थे। लंच के बाद अरसद ने वो चॉकलेट अनन्या को दे दी और अनन्या ने वो बिना मना किए ले लिया और बड़े ही प्यार से पूछा, क्या मैं इसे अब भी खा लूं? तो अरसद से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के सामने बेड पर बैठे थे। अनन्या को ABCD और काउंटिंग के सिवा कुछ नहीं आता था और इस बात से अरसद बहुत चिढ़ा हुआ था। वो उसे पढ़ा काम लेक्चर ज्यादा दे रहा था।
अनन्या को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोने लगी। ये देखकर अरसद और भी ज्यादा चिढ़ गया। क्या मैंने तुम्हें मारा, तुम पर हाथ उठाया या कोई पनिशमेंट दी? नहीं ना, फिर तुम रो क्यों रही हो? ये कहते हुए अरसद की आवाज काफी रूखी थी। चुप होने की बजाय अनन्या और जोर जोर से रोने लगी। अब अरसद के पास उसे चुप कराने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो जैसे ही उसे चुप कराने की कोशिश करता, वो और जोर से रोने लगती। ऐसे ही आधे घंटे बीत गए। अरसद अपना सिर पकड़कर बैठा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एपिसोड 3 को इंजर्ड अनन्या। इंजर्ड अनन्या। अनन्या आधे घंटे से लगातार रो रही थी। अरसद के लाख कोशिशों के बाद भी जब वो चुप नहीं हुई तो अरसद ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अनन्या अभी 7 साल की थी, उसे तो किसका मतलब भी नहीं पता था। वो आंखें फाड़कर अरसद को देख रही थी। अरसद की पलकें झुकी हुई थी, वो जम चुका था। उसके होठ अनन्या के होठ से जुड़े हुए थे। करीब 1 मिनट बाद वो अनन्या से अलग हुआ और खांसते हुए उसने माहौल को ठीक करते हुए कहा, तुम ठीक हो? ये कहते हुए अरसद उससे नजरें चुरा रहा था। जवाब ना मिलने पर उसने अनन्या की तरफ देख और पाया वो उसे गुस्से से घूर रही थी। गुस्से में वो और भी ज्यादा क्यूट और सुंदर लग रही थी। अरसद के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, चलो अब मुझे देखना बंद करो और पढ़ाई करो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अनन्या ने कहा। क्यों नहीं पढ़ना? अरसद ने पूछा। अनन्या कुछ नहीं बोली। वो अपनी कॉपी को थैले में रखने लगी। उसे ऐसा करता देख अरसद ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा से पूछा, पहले तुम बताओ, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना? तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तुम गंदे लड़के हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा और बेड से उतर गई। उसने अपना थैला लिया और दरवाजे के पास जाकर कुंडी की तरफ देखने लगी। कुंडी दरवाजे की ऊपरी सतह पर थी। अनन्या अभी बहुत छोटी थी। उसने 2-3 बार जंप किया, फिर भी वो कुंडी को छू नहीं पाई। अरसद उसी को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अनन्या को देखकर वो एक सुकून, एक खुशी महसूस कर रहा था। इसे खोलो, अनन्या ने कहा, और अरसद ने जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। अनन्या उसके पास आई और उसके हाथों को हिलाते हुए बोली, दरवाज़ा खोलो। तो अरसद बोला, अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो क्या कल तुम फिर से पढ़ने आओगी? इस पर अनन्या ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आऊंगी। ये सुनकर अरसद थोड़ा सीरियस हो गया। वो अनन्या के और करीब जाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुम मेरे पास पढ़ने आओगी तो मैं तुम्हें रोज एक चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर अनन्या सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारा खाना भी खाना है, वो बहुत टेस्टी था, क्या तुम मुझे वो भी खिलाओगे? अरसद मुकुराने लगा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अनन्या खुश होकर बेड पर बैठ गई। उसने अपना कॉपी और पेन थैले से निकाल लिया। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। अरसद ने अनन्या को किस वाली बात दूसरों को बताने से मना कर दिया था। अनन्या 1 बजे से पहले ही वहां आ जाती। उसे डर था कहीं वो लेट हो गई तो अरसद अकेले ही सारा टेस्टी खाना और चॉकलेट खा जाएगा। एक दिन पहले ही सिंघानिया फैमिली छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड चली गई। इस बीच अरसद की मां उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा, मगर अरसद ने उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया। 2 दिन और बीत गए। आज सुबह से ही अरसद के सिर में दर्द था। उसने लंच भी नहीं किया। वो बेड पर लेटा था, वही अनन्या अकेले उसका लंच खा रही थी। उसे अरसद से कोई मतलब था? उसे तो बस टेस्टी खाने और अपने चॉकलेट से मतलब था। अचानक से अरसद उठा और वहां से जाने लगा कि तभी अनन्या ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जवाब में अरसद ने कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अनन्या भी चेयर से उतर गई। उसने चॉकलेट लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगी। अरसद को अपने पीछे से एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसके चलते कदम रुक गए। उसने पीछे देखा तो अनन्या जमीन पर गिरी हुई थी। अरसद भागकर उसके पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, जब मैंने तुम्हें कमरे में रहने को बोला था
तो तुम यहाँ क्यों आई? डांटते हुए उसने अनन्या को उठाया और उसने देखा अनन्या का घुटने पर चोट लग गई है। वो उसे डांटना चाहता था, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखते हुए वो चुप ही रहा। उसने अनन्या को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पैलेस की तरफ जाने लगा। अनन्या ने जब से थोड़ी बढ़ी हुई थी, उसे सर्वेंट क्वार्टर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला था। वो आंखों में चमक लिए सब कुछ देख रही थी। वही सब सर्वेंट गुस्सैल अरसद की पीठ पर अनन्या को देखकर हैरान हो गए थे। अनन्या की मां ने भी ये देख लिया था। बाकियों की तरह वो भी हैरान थी कि तभी उनके साथ काम कर रही दूसरी औरत ने उनसे कहा, संगीता, ये अनन्या है ना? लग तो ये तेरी बेटी रही है, लेकिन ये अरसद बाबा के साथ, वो भी उनकी पीठ पर। इसका अंजाम जानती है तू? अगर बड़े मालिक को पता चला तो वो तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर यहां से निकाल देंगे। इससे पहले बात बिगड़ जाए अपनी बेटी को बोल वो अरसद बाबा से दूर रहे। संगीता जी उस औरत की बात समझ रही थी। वो चुप रही। इस वक्त उनका ध्यान अपनी बेटी के खिलखिलाते चेहरे पर था। अरसद अनन्या को अपने कमरे में ले आया। उसने सबसे पहले अनन्या के घुटने पर बैंडेज लगाया। उसके बाद उसने पेन किलर की टैबलेट ली। अरसद का कमरा बहुत प्यारा था। सभी चीजें बड़े की सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी। कितना सुंदर कमरा है, ये किसका कमरा है? अनन्या ने पूछा, पर अरसद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ ढूंढ रहा था, शायद कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा था। वही अनन्या उसके पीछे पीछे चल रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये कमरा किसका है? हम वापस कब जाएंगे? अरसद उसके सवालों से परेशान हो गया था। उसने अनन्या को उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, और जब तक मैं नहीं कहता तब तक बेड से नीचे पैर भी नहीं रखोगी। ये कहकर उसने एक डब्बा खोलकर अनन्या के सामने रख दिया। अपने सामने काजू बादाम से भरे डब्बे को देखकर अनन्या खुश होते हुए बोली, क्या ये मेरे लिए है? तो अरसद थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, नहीं मेरे लिए है। तो अनन्या मायूस होते हुए बोली, फिर तुमने इसे मुझे क्यों दिया? इस पर अरसद ने कहा, अरे मेरी सवालों की पुड़िया, ये सब तुम्हारे लिए है। अनन्या खुश हो गई, पर वो अरसद की बातों का जवाब देना नहीं भूली। मैं कोई सवालों की पुड़िया नहीं हूं, मैं तो प्यारी सी गुड़िया हूं। इतना बोल वो खाने लगी। अरसद ने उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। करीब 10 मिनट बाद उसे एक ब्लैक बॉक्स मिला, जिसमें बहुत सारा मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव थी। अरसद ने उसे अर्थवों से छुपाकर रखा था। उसने बेड की तरफ देखा। अनन्या बॉक्स को पकड़े हुए ही सो गई थी। उसने बॉक्स लिया और उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और खुद अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। सर्वेंट की आवाज से अरसद का ध्यान काम से हटा। उसने टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। सुनो, एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर आओ, अरसद ने सर्वेंट से कहा और खुद अनन्या को उठाने लगा। उसने चॉकलेट बॉक्स अनन्या को दिया, जिसे पाकर अनन्या बहुत खुश हो गई। वो दोनों वापस सर्वेंट क्वार्टर चले गए। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब अरसद अनन्या को रात में भी पढ़ाने लगा था। अनन्या बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रही थी। 15 दिन बीत गए। सिंघानिया फैमिली ट्रिप से वापस आ गई। मीनाक्षी जी अरसद से मिलने सर्वेंट क्वार्टर जाने लगी। तभी रघुवेंद्र जी ने उन्हें यह कहकर रोक लिया, अरसद बहुत बिगड़ चुका है। अगर तुम उसे और बिगड़ना नहीं चाहती तो उसे कुछ दिन और अकेले रहने दो। मीनाक्षी जी का मन तो नहीं मान रहा था, मगर अरसद का जिद्दी और रूखा बिहेवियर याद करते हुए उन्होंने अपने मन को वहां न जाने के लिए मना लिया। 10 दिन और बीत गए। छुट्टियां भी खत्म होने को थी। वहीं अब अनन्या के पास थैला नहीं, एक क्यूट सी डॉल के प्रिंट का बैग था, जो कुछ दिन पहले ही अरसद ने उसे दिया था। अनन्या अपने पीठ पर बैग लिए अरसद के कमरे से बाहर आई। दरवाजे के सामने ही उसे एक प्यारी सी डॉल दिखी। वो भागते हुए उसके पास गई और डॉल को उठाकर उसके ऊपर लगी मिट्टी को साफ करने लगी कि तभी एक लड़की ने उससे वो डॉल छीन लिया। उसके अचानक से ऐसा करने पर अनन्या को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। निया, एक गुस्से भरी आवाज ने यह नाम लिया। वो लड़की जिसके पास गुड़िया थी, ये आवाज सुनते ही डर गई। अरसद अनन्या के पास आया और उसकी चिंता करते हुए पूछा, आन्या, तुम ठीक हो? अनन्या ने हाँ कहा और खड़ी हो गई। अरसद अब उसे आन्या कहकर ही बुलाने लगा था। अरसद ने गुस्से से सामने खड़ी लड़की को देखते हुए
वो दांत पीसते हुए बोला, नेहा, तुमने आन्या को धक्का क्यों दिया? उसे चोट लग जाती तो। इस पर नेहा ने कहा, भाई, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। मैंने देखा ये मेरी डॉल चुराकर ले जा रही थी। मैंने तो बस इससे अपनी डॉल वापस ली। ये खुद ही जानबूझकर नीचे गिर गई। नेहा अरसद की छोटी बहन थी। उसकी उम्र भी अनन्या के जितनी ही थी। जहां अनन्या दुबली पतली थी, वही नेहा एक हेल्दी चाइल्ड थी। उसकी बात सुनकर अरसद ने अनन्या से पूछा, आन्या। इतने में ही अनन्या बोल पड़ी, मैंने इसकी डॉल नहीं चुराई। वो तो वहां धूप में रखी हुई थी और उस पर मिट्टी लग गया था। मैंने बस उस पर से मिट्टी साफ की। ये सुनकर अरसद ने नेहा से पूछा, तुमने वो डॉल नीचे क्यों रखी थी और तुम्हें यहां किसके साथ आई हो? मेरे साथ। इन सब के बीच वहां एक और आवाज आई। ये अर्थव था। उसे देखते ही अरसद को गुस्सा आने लगा। अर्थव ने अरसद के बगल में खड़ी अनन्या को देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे स्टैंडर्ड तो काफी नीचे गिर चुके हैं। लगता है सर्वेंट क्वार्टर में रहते रहते तुम खुद को भी उनमें से एक समझने लगे हो। इस पर अरसद ने कहा, मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा स्टैंडर्ड कितना उठा है और कितना नीचे गिरा है, ये बताने की बजाय तुम अपने आप को देखो। निहायती बेशरम और गिरे हुए लगते हो। हर बार पीटने के बाद भी मुंह उठाकर चले आते हो। माइंड योर लैंग्वेज अरसद। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कहते हुए अर्थव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वही अरसद उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ा भाई, रियली? इतना बोल अरसद थोड़ा सीरियस हो गया और आगे बोला, तुम यहां क्यों आए हो? ऑफकोर्स मुझसे मिलने तो नहीं आए होंगे। तो जो करने आए हो वो करो और चुपचाप यहां से चलते बनो। अरसद अर्थव से बहस करने के मूड में नहीं था। अपनी बात कहने के बाद उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। पीछे से अर्थी ने कहा, डैड ने तुम्हें पैलेस वापस आने को बोला है। अरसद ने यह सुना और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे चलता रहा। अर्थों ने अपने आसपास देखा। वहां बहुत सारे सर्वेंट मौजूद थे। अर्थी को काफी अम्बेयर सिंह महसूस हुआ। उसने गुस्से से अर्थी को देखा। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। अरसद उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता था, वो भी सर्वेंट क्वार्टर के सभी सर्वेंट के सामने। आगे बढ़ते हुए उसने पीछे से कसकर अरसद का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार मुक्का अरसद के चेहरे पर जड़ दिया और एक जोरदार चीख सबके कानों में पड़ी। ये अनन्या की चीख थी। अरसद अनन्या का हाथ पकड़कर चल रहा था। अर्थव के अचानक उस पर अटैक करने से वो ना तो खुद को संभाल पाया और न ही अनन्या को। अनन्या उससे कुछ दूर जा गिरी थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस अनन्या थी। उसने अनन्या को उठाया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन अनन्या का हाथ इसके सिर पर नहीं बल्कि उसके गले पर था। ऐसा लग रहा था वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अर्थव भी ये देखकर काफी डर गया था। वो अरसद के पास जाते हुए बोला, जल्दी करो, उसे डॉक्टर अंकल के पास ले चलो। अरसद ने अर्थव की आवाज सुनी। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो सब कुछ भूल गया और अर्थव पर टूट पड़ा। जब अर्थव ने अरसद को धक्का दिया था, तभी महेंद्र सिंघानिया वहां आ गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कोई भी नहीं देख पाया था। उन्होंने वहां खड़े नौकर से कहा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। उनकी बात सुनते ही नौकर ने अनन्या को लिया और वहां से चला गया। महेंद्र सिंघानिया ने दोनों भाइयों को लड़ते देखा। अरसद अभी भी अर्थव को मारे जा रहा था। अर्थव को काफी चोट लग चुकी थी। इसके बावजूद भी महेंद्र जी ने दोनों को नहीं छुड़ाया। वो काफी बेचैन लग रहे थे और डरे हुए भी। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वो नौकर के पीछे जाने लगे। एपिसोड 4। हॉस्पिटल में अनन्या। सर्वेंट ने दोनों लड़ते भाइयों को अलग किया। अर्थव को काफी चोट आई थी। वही अरसद ने अनन्या की तरफ देखा। वो वहां नहीं थी। उसने गुस्से में अपने पास खड़े सर्वेंट के शर्ट को पकड़कर कहा, अनन्या कहाँ गई? डरते हुए सर्वेंट ने जवाब दिया। बड़े मालिक आए थे, वो अनन्या को अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। ये सुनते ही अरसद ने सर्वेंट को छोड़ दिया और दौड़ते हुए पैलेस की तरफ आ गया। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर ये सुनकर हैरान हो गया। अरसद हाँफ रहा था। वो बहुत जल्दी में था और कार में भी बैठ चुका था। वही ड्राइवर अभी भी कार के बाहर खड़ा था।
उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसकी नज़रों में तो अरसद एक 13 साल का बच्चा था। अगर वो बिना परमिशन के उसे बाहर ले गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अंदर बैठो और कार स्टार्ट करो। विंडो से बाहर देखते हुए अरसद ने दांत पीसते हुए ये कहा। तो नौकर बोला, अरसद बाबा आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बड़ी मैडम से परमिशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर नौकर पैलेस अंदर जाने लगा। अरसद ने उसे घूरकर देखा, फिर अपने स्मार्ट वॉच से किसी को कॉल किया। फोन रिसीव होते ही उसने कहा, फौरन पैलेस के बाहर मिलो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। और बिना दूसरी तरफ की बात सुने उसने कॉल काट दिया। हॉस्पिटल में अनन्या वार्ड के अंदर थी। बाहर अनन्या की मां संगीता जी रो रही थी। वही अरसद के दादाजी महेंद्र सिंघानिया वार्ड के बाहर चक्कर लगा रहे थे। वो संगीता जी से भी ज्यादा परेशान थे। महेंद्र सिंघानिया हॉस्पिटल में है ये बात हॉस्पिटल के हेड को पता लगते ही उसने उनके हॉस्पिटल आने की वजह मालूम की। महेंद्र सिंघानिया एक सर्वेंट की बेटी को लेकर हॉस्पिटल आए हैं। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। इस बात को कंफर्म करते हुए उसने एक बार फिर से अपने असिस्टेंट से पूछा, तुम श्योर हो कि वो लड़की एक सर्वेंट की ही बेटी है? तो असिस्टेंट बोला, यस सर। आपकी ही तरफ मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उनके साथ आए ड्राइवर और सर्वेंट से पूछा और उन दोनों ने भी यही बात कही। सब कुछ सुनकर हॉस्पिटल के हेड ने कहा, हम ओके, तुम जाओ और उनका ध्यान रखो, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और वो लड़की मेक श्योर वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस पर असिस्टेंट ने कहा, यस सर, और वो वहां से चला गया। वार्ड का दरवाजा खुला। एक महिला डॉक्टर वार्ड से बाहर आई। उसको देखते ही महेंद्र जी ने पूछा, वो कैसी है? डॉक्टर को महेंद्र सिंघानिया के बारे में नहीं पता था। डॉक्टर काफी सीरियस लग रही थी। उसने कहा, अभी वो ठीक है, आप मेरे केबिन में आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पर महेंद्र सिंघानिया ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगे। संगीता जी अनन्या से मिलने वार्ड के अंदर जाने लगी कि तभी वार्ड से बाहर आते हुए नर्स ने कहा, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकती, उन्हें अभी आराम की जरूरत है। नर्स अपनी बात कहकर वहां चली गई। संगीता जी दरवाजे पर लगे कांच से वार्ड के अंदर देख पा रही थी। अनन्या बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। अचानक से संगीता जी को डॉक्टर की बात याद आई और वो उनके केबिन की तरफ जाने लगी। केबिन में महेंद्र जी डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट उनके आगे करते हुए कहा, पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उन्हें इंटरनल चोट आई है, वोकल कॉर्ड एंड वोकल लिगामेंट दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसे में पेशेंट्स को आगे चलकर बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो जितना कम बोलेगी उसके वोकल के हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर वो अपने वोकल पर ज्यादा लौट देंगी और उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया तो वो अपनी आवाज हमेशा के लिए। कहते कहते डॉक्टर रुक गई। महेंद्र जी चिंता से बोले, इसका कोई इलाज तो होगा, आप उसका ट्रीटमेंट करिए। ट्रीटमेंट में जितना पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूं, आप कुछ भी करके उस बच्ची को ठीक करिए। इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं आपकी हालत समझती हूं, लेकिन यहां बात पैसों की नहीं है। वोकल बॉडी के एक सेंसिटिव पार्ट है, हम इलाज में कोई जल्दीबाजी नहीं कर सकते। महेंद्र जी ने डॉक्टर की बात सुनी और उसे समझ भी रहे थे। थोड़ा रुकते हुए उन्होंने पूछा, उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पेशेंट की कंडीशन 6 मंथ इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन वो जब भी बोलेगी उसके गले में दर्द रहेगा। ऐसे में वो जितना कम बोले उतना ही अच्छा होगा। ऐसे में वो जल्दी रिकवर करेगी। अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक होने कम से कम 5 से साल लग जाएंगे। महेंद्र सिंघानिया उठकर बाहर आ गए। बाहर आते हुए उनके जहन में कुछ समय पहले का सीन चल रहा था। जब वो सर्वेंट क्वार्टर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा, धक्का लगने से अनन्या सीमेंट के टूटे फ्लावर पॉट पर जा गिरी। पॉट टूटा होने के कारण अनन्या के सिर और गले दोनों पर चोट लगी थी। वार्ड के बाहर ही उन्हें संगीता जी मिली। उनके चेहरे से लग रहा था उन्होंने डॉक्टर और उनके बीच हुई सारी बातें सुन लिया है। महेंद्र जी ने कहा, मेरे पीछे आओ। संगीता जी बिना कुछ कहे उनके पीछे चली गई। एक खाली वार्ड में महेंद्र सिंघानिया खिड़की के पास खड़े थे और वो बाहर देख रहे थे।
वही संगीता जी उनके बोलने का इंतजार कर रही थी। उनके आंसू सूख चुके थे, फिर भी उनका दर्द का अंदाजा उन्हें देखकर लगाया जा सकता था। महेंद्र जी ने गंभीरता से कहा, आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। तुम अच्छे से जानती हो ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। चाहकर भी उसे बदला नहीं जा सकता। इतना बोल वो संगीता जी की तरफ मुड़ और आगे बोले, तुम्हारे पिताजी मेरे डैड के ड्राइवर थे। उन्होंने सालों तक मेरे डैड के पास काम किया था। यही सोचकर मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें सिंघानिया पैलेस में काम करने और रहने को जगह दिया, और अब मैं तुम्हारी बेटी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते हुए महेंद्र जी ने एक लंबी सांस की और आगे कहा, तुम भी अच्छे से जानती हो अरशद तुम्हारी बेटी के साथ अटैच्ड हो चुका है। उसने आज तक अपनी दोनों बहनों की उतनी परवाह नहीं की जितना वो तुम्हारी बेटी की करता है। आज उसने तुम्हारी बेटी के सिर पर छोड़ देखा और सब कुछ भूलकर अपने सगे भाई को एक दुश्मन की तरह मारने लगा। तुम खुद ही सोचो, अगर उसे तुम्हारी बेटी की हालत के बारे में पता चलेगा तो वो क्या क्या कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम कभी भी अनन्या के कंडीशन के बारे में अरशद को पता चलने नहीं दोगी। मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। डॉक्टर हर महीने उसका चेकअप स्कूल में ही कर लिया करेंगे। महेंद्र सिंघानिया की बातों से लग रहा था वो अनन्या और उसकी मां पर एहसान कर रहे हैं। अपनी बात पूरी करके वो वार्ड से बाहर चले गए। अनन्या की मां वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। महेंद्र जी की बात मानने के सिवा उनके पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद अरशद हॉस्पिटल आया। उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल ड्रेस में दो आदमी थे। उनकी उम्र 25 के आसपास लग रही थी। महेंद्र सिंघानिया उन दोनों आदमियों को पहचानते थे। वो दोनों आदमी एडी के खास आदमी थे। उन्होंने अरशद को देखा और उनके माथे पर पसीना आने लगा। अरशद उनके पास आते हुए बोला, दादाजी अनन्या कहाँ है? महेंद्र जी ने जवाब दिया, वो ठीक है। ये सुनकर अरशद की भौंवें तन गई। उसने गुस्से में कहा, क्या मैंने आपसे पूछा वो कैसी है? नहीं ना? तो आप मुझे सिर्फ उतना बताइए जितना मैं पूछ रहा हूं। बताइए अभी, वो किस वार्ड में है? इस वक्त अरशद को देखकर महेंद्र जी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। उन्हें पता था वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अरशद से सच छुपाकर। लेकिन इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर अरशद को अनन्या की कंडीशन की भनक भी लग जाती तो वो अर्थों को जिंदा दीवाल में चुनवा देता। बिना कुछ बोले उन्होंने अनन्या के वार्ड की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। अनन्या पहले से ही वाईपी वार्ड में थी। अरशद दरवाजा खोलकर अंदर आया और अनन्या के बगल में चेयर लगाकर बैठ गया। अनन्या के सिर पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें बंद थीं। अरशद ने कुछ देर ध्यान से उसे देखा, फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, और कमरे से बाहर आ गया। उसने अपने साथ आए आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, फिर महेंद्र जी के पास जाकर कहा, आंटी कहाँ है? वो भी तो आपके साथ आई थी। महेंद्र जी ने अरशद को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा दादाजी हूं, क्या तुम मुझसे थोड़ी तमीज से बात नहीं कर सकते? इस पर अरशद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या मुझे आपके सामने में भी नाटक करने की जरूरत है? ये सुनकर महेंद्र जी की बोलती बंद हो गई। अरशद ने संगीता जी को आते हुए देखा और उसके पास जाकर कहा, आंटी आप अनन्या की चिंता मत करिए, उसे कुछ नहीं होगा। मेरे दादाजी के पास बहुत पैसा है, वो अनन्या का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएंगे। मैंने सही कहा ना दादाजी? ये लड़का जानबूझकर मुझे हर वक्त चिढ़ाता रहता है। महेंद्र जी ने मन की मन कहा और अरशद की तरफ देखते हुए उन्होंने सिर हिला दिया। संगीता जी ने महेंद्र जी को देखा, फिर अरशद से कहा, मैं अनन्या को देखकर आती हूं। जी, अरशद ने कहा और अपने दादाजी के पास आकर बैठ गया और सीरियस टोन में बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर दादाजी उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, द ग्रेट माफिया लीडर मिस्टर एडी मुझसे बात करना चाहते हैं। अरशद ने उनके मजाक पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीरियसली कहा, मैं चाहता हूं आप अनन्या का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दीजिए। इस पर दादाजी ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं तुम उस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? अरशद ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूं। दादाजी ने कहा, तुम खुद भी उसका एडमिशन मुंबई के बेस्ट स्कूल में करा सकते हो, फिर तुम ये मुझे करने को क्यों बोल रहे हो?
वैसे तो दादाजी को इन सब के बारे में पहले ही पता चल चुका था। वो तो अनन्या और उनकी माँ को सिंघानिया पैलेस से निकाल देना चाहते थे, पर वो अरसद को भी अच्छे से जानते थे। अगर उन्होंने ऐसा करने का भी सोचा तो अरसद उन्हें आसानी से नहीं जाने देगा। अरसद ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, ऑफ कोर्स, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ यह आप करें। अगर आप ये सब करेंगे तो कोई भी अनन्या और आंटी से इस बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा। महेंद्र जी ने अरसद की बात मान ली। कुछ समय बाद अरसद के साथ आए दोनों आदमी उसके पास आए। उन्होंने अरसद को एक फाइल दी और वहां से चले गए। दादाजी ने एक तिरछी नज़र फाइल पर डाली। ये अनन्या की मेडिकल रिपोर्ट थी। वैसे तो दादाजी ने फेक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने को बोल दिया था, फिर भी वो अंदर से काफी डर रहे थे। अरसद ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी डॉक्टर चाहती थी अनन्या 2 दिन तक हॉस्पिटल में रुके, क्योंकि वो काफी वीक है। अरसद को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर उसे याद आया कैसे अनन्या चलते चलते लुढ़क जाती है। कोई उसे हल्का सा धक्का दे दे तब भी वो खुद को संभाल नहीं पाती। ये सब सोचते हुए अरसद मुस्कुराने लगा। उसे भी लगा अनन्या को 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहने देना चाहिए। वही अरसद को मुस्कुराता देख दादाजी ने चैन की सांस ली। 2 दिन बाद अनन्या को डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर ने उसे बोलने को मना कर दिया था और हल्का खाना खाने को कहा था जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इसका साफ मतलब था अनन्या को कई सालों तक हल्का खाना ही खाना पड़ेगा। अगर वो बोलेगी तो उसके गले पर असर होगा और उसे ठीक होने में और टाइम लगेगा। अनन्या का एडमिशन स्कूल में करा दिया गया। अरसद भी पैलेस वापस आ गया। दादाजी ने अनन्या की कंडीशन के बारे में अर्थू को बताया। अर्थ ये जानकर गिल्टी फील करने लगा था। उस दिन से उसने अरसद के कमरे में जाना और उससे बेवजह का कंपटीशन करना बंद कर दिया। अरसद के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वो रोज अनन्या से नहीं मिल पाता था, लेकिन वो हर संडे उससे मिलने सर्वेंट क्वार्टर जाता। सर्वेंट क्वार्टर के जिस कमरे में अरसद रहता था उसे रिनोवेट कर दिया गया था और अब उस कमरे में अनन्या रहती थी। अनन्या के पास वो सभी चीजें थी जो एक अमीर लड़की के पास होनी चाहिए। अनन्या पूरे हफ्ते शांत रहती थी। संडे के वो 2 घंटे जब अरसद उससे मिलने आता था, वो सिर्फ तभी बोलती थी, वो भी बहुत कम। सैटरडे को पूरी सिंघानिया फैमिली फार्म हाउस चली जाती थी, सिवाय अरसद और अर्थव के। वो संडे रात में वापस आते थे, इसलिए सिंघानिया फैमिली को अरसद और अनन्या के बारे में कभी पता नहीं लगा। एपिसोड 5। संगीता जी नो मोर। 5 साल बीत गए और अनन्या 12 साल की हो गई है। उम्र के साथ उसकी खूबसूरती और निखर आई है। दूसरी तरफ अरसद भी अब 18 का हो गया है। स्टेपिस अब वो पहले से और भी ज्यादा हैंडसम और खतरनाक हो चुका है। उसने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया है। वही अनन्या अभी 7th क्लास में है। लेट एडमिशन की वजह से अनन्या पढ़ाई में काफी पीछे रह गई थी। दादाजी से बात करके अरसद ने मुंबई के बेस्ट टीचर को अनन्या का ट्यूटर हायर किया था। हालांकि अरसद नहीं चाहता था अनन्या का ट्यूटर सर्वेंट क्वार्टर आए, इसलिए रोज अनन्या की मॉम उसे ट्यूटर के पास ले जाती और जब तक अनन्या की क्लास खत्म नहीं हो जाती वो वहीं रहती। ज्यादा मेहनत और लगन से अनन्या की पढ़ाई दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही थी। उसने कई क्लासेस की पढ़ाई हाफ सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर ली थी एंड नेक्स्ट हाफ में उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। शाम के 5 बज रहे थे। अरसद कार की बैक सीट पर बैठा था। इस वक्त वो काफी सीरियस होकर लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। अरसद के बगल में उसी की उम्र एक और लड़का बैठा था और वो अपने फोन में गेम खेल रहा था। रिवांश मेहरा अरसद का एकमात्र इकलौता दोस्त। जब अरसद 9 साल का था तब उसने एक लड़के को दूसरे लड़कों से बुली होने से बचाया था। वो लड़का कोई और नहीं रिवांश ही था। उसी दिन से रिवांश अरसद से दोस्ती करना चाहता था, पर अरसद हमेशा उसे इग्नोर कर देता। एक टाइम ऐसा आया जब अरसद रिवांश से बहुत ज्यादा परेशान हो गया और 1 साल की कोशिशों के बाद फाइनली रिवांश अरसद से दोस्ती करने में कामयाब हो गया। रिवांश ने एक तिरछी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने फोन साइड में रखा और मुंह बनाते हुए अरसद से बोला, ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड है और तुम इसे ऐसे देख रहे हो
जैसे ये किसी बड़ी डील का कॉन्ट्रैक्ट हो। इस पर अरशद ने कुछ नहीं कहा, बल्कि लैपटॉप की स्क्रीन रिवांश की तरफ कर दी। अब इसमें मैं क्या देखूं, मुझे पता है अनन्या। कहते हुए रिवांश रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक से वो एक्साइटेड होते हुए बोला, अनन्या ने अपनी क्लास में टॉप किया है। उसने हर सब्जेक्ट में 98 मार्क्स गेन किए हैं। ये तो काफी अच्छी बात है। फाइनली अब मैं तुमसे पार्टी मांग सकता हूँ। अनन्या भले ही पढ़ाई में अच्छी थी, पर वो कभी भी फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार उसने क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। इसके बावजूद भी अरशद सेटिस्फाइड नहीं था। जब रिवांश ने यह देखा तो वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अरशद, अगर तू फिर से अनन्या को डांटने के बारे में सोच रहा है तो मैं पहले ही तुझे वार्न कर रहा हूँ। यार, उसने टॉप किया है, फिर भी तू खुश नहीं है। मत भूल, वो अनन्या है, अरशद नहीं, जो हर एग्जाम में फुल मार्क्स लाए। उसने टॉप किया है, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल अनन्या के टोटल मार्क्स में 5 मार्क्स कम थे। अरशद हमेशा से ही टॉपर था और हमेशा फुल मार्क्स से पास आउट होता था, और वो शुरू से अनन्या को अपनी तरह ही बनाना चाहता था। रिवांश की बात सुनने के बाद भी अरशद के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, और यह देखकर रिवांश का मुंह बन गया। मैं भी बेवजह भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, जबकि मुझे पता होना चाहिए इस जानवर को मेरी एक बात भी समझ नहीं आने वाली। रिवांश खुद में बड़बड़ाया और फिर से अपने फोन में बिजी हो गया। अरशद ने रिवांश की बात सुन ली थी। इस बात से बेखबर रिवांश अपना गेम खेलने में महफूज था। अरशद ने उसे इग्नोर किया और ड्राइवर को कार अनन्या के ट्यूटर के घर की तरह ले जाने का ऑर्डर दिया। जब रिवांश ने यह सुना तो वो कुछ ज्यादा खुश हो गया। उसने दोबारा से फोन साइड में रख दिया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। ये देखते ही अरशद की आंखें छोटी हो गई। उसने उसी वक्त ड्राइवर से कहा, श्याम, कार मेहरा मैंशन ले चलो। मेहरा मैंशन। रिवांश खुद में बुदबुदाया। उसे ज्यादा समय नहीं लगा अरशद की इंटेंशन को भांपने में, लेकिन वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने नॉर्मली कहा, श्याम, तुम पहले अनन्या के ट्यूटर के घर चलो, मुझे दिनेश शुक्ला से कुछ बात करनी है। दिनेश शुक्ला अनन्या के ट्यूटर थे। अरशद की भावें तन गई थीं। उसने रिवांश से पूछा, तुम्हें दिनेश शुक्ला से क्या बात करनी है? तो रिवांश ने बड़े ही कुल अंदाज में जवाब दिया, आजकल श्रुति पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कई यूनिट टेस्ट में वो मुश्किल से पास हुई है। अनन्या के मार्क्स को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी श्रुति की ट्यूशन क्लासेस के लिए दिनेश शुक्ला से बात कर लूं। श्रुति रिवांश की छोटी बहन थी। वही अरशद अच्छे से जानता था रिवांश झूठ बोल रहा है। उसने कुछ कहना चाहा कि तभी ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ चलना है? तो रिवांश बोला, मैंने कहा ना अनन्या के ट्यूटर के घर चलो, फिर भी तुम वही सवाल पूछ रहे हो। हालांकि ड्राइवर अभी भी अरशद के जवाब का वेट कर रहा था। यह देखकर रिवांश ने मुंह बनाते हुए अरशद से बोला, क्या तुम अपने ड्राइवर को बताओगे कहाँ जाना है, वरना वो इसी गोल चक्कर पर पूरी रात निकाल देगा। इस पर अरशद से बड़े ही प्यार से कहा, आन्या, और ड्राइवर को अपना जवाब मिल गया। रिवांश अनन्या से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। उसने फर्स्ट टाइम अनन्या को सिंघानिया पैलेस में देखा था। वो संडे का दिन था। रिवांश अरशद से उसका असाइनमेंट लेने पैलेस आया था। तभी उसने अरशद के साथ अनन्या को देखा था। उस वक्त अनन्या ने व्हाइट एंड ब्लैक प्रिंट की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी और 2 चोटियों में उसके बाल बंधे थे। अरशद अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एंट्रेंस गेट की तरफ ले जा रहा था। उस वक्त रिवांश शॉक्ड था। उसने कभी भी अरशद को किसी के साथ इतने अच्छे से बिहेव करते नहीं देखा था। उसे खुद को अरशद से दोस्ती करने में 1 साल लग गए थे। इसके बावजूद अरशद कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। रिवांश ने अनन्या से बात करना चाहा, पर अनन्या ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। उस दिन अनन्या को हाई फीवर था। अरशद उसे क्लिनिक लेकर जा रहा था। रिवांश को लगा था शायद अनन्या फीवर की वजह से उससे बात नहीं कर रही होगी, पर वो गलत था। सालों बीत गए। इस बीच कई दफा वो अनन्या से मिला, लेकिन कभी भी अनन्या ने उससे बात नहीं की। अब तो रिवांश को अरशद से जलन होती थी, क्योंकि अनन्या सिर्फ उससे बात करती थी। वो चाहता था अनन्या सिर्फ एक बार अपनी मीठी आवाज में उससे बात कर ले, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होता था। आज एक बार फिर वो अनन्या से बात करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था। ड्राइवर ने कार सड़क के किनारे ही रोक दी। रिवांश
ये देखकर रिवांश ने उससे पूछा, श्याम तुमने कार यहाँ क्यों रोक दी? दिनेश शुक्ला का घर तो सेक्टर एरिया में है और वो यह से 10 मिनट की दूरी पर है। इस पर ड्राइवर ने रोड की दूसरी तरफ बनी स्टेशनरी की शॉप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर अनन्या और संगीता रोड की दूसरी तरफ बनी स्टेशनरी में जा रही है। अरशद ने कार की विंडो नीचे की और रोड की दूसरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे कार से नीचे उतर गया और रोड क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। तो पीछे से रिवांश ने कहा, अरशद यार इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे लिए तो रुक जा। मगर अरशद ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया। उसके पीछे पीछे रिवांश और ड्राइवर भी आ गए। अरशद ने शॉप की तरफ कुछ ही कदम बढ़ाए थे और उसके कदम एक ब एक रुक गए। स्टेशनरी से एक 30 साल का आदमी बाहर आया। वो दिखने में मोटा और काला था और अनन्या को जबरदस्ती पकड़कर रोड के पास खड़ी ब्लैक BMW की तरफ ले जा रहा था। उसके साथ उसी की तरह 3 और आदमी थे जो उससे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वही संगीता जी उसने अनन्या को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर अरशद की पूरी बॉडी गुस्से से तपने लगी थी। तभी उसके पीछे से एक शॉकिंग आवाज आई, अनन्या, ये तो अनन्या है, लेकिन ये लोग कौन है और उसे पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? ये रिवांश था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और अनन्या को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। वही अरशद ने आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, डैड, ये आपने ठीक नहीं किया। अरशद ने आंखें खोली और लगभग चिल्लाते हुए बोला, रणदीप, अनन्या को अभी के अभी छोड़ो। अरशद की डरावनी आवाज सुनते ही आसपास के सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। रिवांश भी आधे रास्ते में ही रुक गया। सबकी नजरें अरशद पर टिक गई। रणदीप उसी आदमी का नाम था जिसने अनन्या को पकड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि अरशद के डैड का खास आदमी था। उसने अनन्या को नीचे उतार दिया। अनन्या संगीता जी के पास चली गई। संगीता जी ने कसकर अनन्या को गले लगा लिया। अरशद उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वहां गोली चलने की आवाज आई। इससे पहले कोई कुछ कर पता एक और गोली चली और इसके साथ ही अनन्या की चीख के बाद वहां का माहौल खौफ में तपड़ील हो गई। अरशद ने देखा वो दोनों गोली संगीता जी को गली थी। वो भागते हुए उनके पास गया। आंटी, आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। श्याम, जल्दी से कार लेकर आओ। आंटी, आप हिम्मत रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आज पहली बार अरशद खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वो भले ही संगीता जी की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद भी अपनी उम्मीद को चुका था। वही अनन्या मामा कहते हुए रोए जा रही थी। रिवांश संगीता जी बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच कई सारे बॉडीगार्ड वहां आए और अनन्या को पकड़कर अपने साथ ले गए। रिवांश ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो था तो एक 18 साल का लड़का ही। मोटे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। वही अरशद अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि उसने श्याम को आवाज लगाते हुए कार लाने को कहा। श्याम उसके पास आया और संगीता जी को उठाने लगा, लेकिन संगीता जी ने उसे मना करते हुए बोली, नहीं, पहले पहले मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी अनन्या को बचाओ। तो अरशद उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, आंटी, पहले आप हॉस्पिटल चलिए और अनन्या की फिक्र मत करिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो हैवान मेरी बच्ची को। अरशद बाबा, आप वादा करो मुझसे, आप अनन्या को कुछ नहीं होने दोगे, हमेशा उसकी ढाल बनके उसकी रक्षा करोगे। वादा करो, आप हमेशा उसका साथ दोगे। वादा करो कि आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा करो। संगीता जी को बोलने में काफी परेशानी हो रही थी। इस वक्त जिस दर्द से वो गुजर रही थी, शायद ही कोई महसूस। खुली आंखों को बंद किया और श्याम से कहा, श्याम, आंटी को सर्वेंट क्वार्टर लेकर चलो। अभी इस बारे में किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं अनन्या को लेकर वहां आता हूँ। जिस अरशद की टोन में हमेशा ईगो और घमंड भरा होता था, आज उसकी आवाज में उदासी थी। उसने अपने बगल में खड़े रिवांश से कहा, रिवांश, तू घर जा। इस पर रिवांश ने कहा, अरशद, तू ये कैसे कह सकता है? मैं तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो अरशद उसे समझाते हुए बोला, रिवांश, मेरी बात को समझ और घर जा, तेरे मॉम डैड तेरा वेट कर रहे होंगे।
तो रिवांश थोड़ा गुस्से और हट से बोला, मैंने कहा ना, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सुनते ही अरसद ने रिवांश को गले लगा लिया। ये पहली बार था जब अरसद ने खुद से उसे लगे लगाया था। ये याद आते ही रिवांश इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अरसद का हाथ पकड़ा और एक स्माइल के साथ बोला, अब तू जहां जाएगा अपने इस दोस्त को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएगा। ना चाहते हुए भी यह सुनकर अरसद के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों एक पुराने बंगले के लिविंग रूम के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। उनके सामने वाले सोफे पर करीब 70 साल के आसपास का एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और अपने सामने दो लड़कों को देखकर वो मजाकिया ढंग से मुस्कुरा रहा था।